हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कॉलेज स्टडी। आज हम क्लास 11th का केमिस्ट्री सब्जेक्ट पढ़ने वाले हैं। लेसन नंबर 1, सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। इसके पहले भी हमने यहाँ पर इस चैप्टर में बहुत सारे टॉपिक कंप्लीट किए हैं, जैसे डेंसिटी क्या होता है, डेंसिटी का यूनिट क्या होता है, टेम्परेचर, केल्विन, सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, अच्छे से डिटेल में स्टडी की हुई है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसे ज़रूर देख लीजिएगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे, मतलब अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। आज हम पढ़ने वाले हैं लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। देखो, इसके पहले वाले टॉपिक्स अगर आपने उतना डिटेल में नहीं स्टडी किया है तो भी चलेगा, पर ये वाला टॉपिक लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन ये आपको अच्छे से स्टडी करना चाहिए। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन क्या होता है, इसका एप्लीकेशन कहाँ कहाँ पर आता है और इसको स्टडी करने से हमें क्या क्या नॉलेज गेन होगी। देखो, केमिस्ट्री में 5 ऐसे बड़े रूल्स केमिस्ट्री में हैं जो डिसाइड करते हैं कि एलिमेंट किस तरह से कंबाइन करके कंपाउंड फॉर्म करेगा। मतलब 5 ऐसे रूल्स हैं केमिस्ट्री में जो डिसाइड करते हैं कि एलिमेंट किस तरह से कंबाइन करेगा, 2 एलिमेंट किस तरह से कंबाइन करेंगे और कैसे प्रोडक्ट बनाएंगे। कितना मास एक एलिमेंट का दूसरे एलिमेंट के साथ कंबाइन होगा ये हमें मालूम पड़ेगा। कितने परसेंटेज में कॉम्बिनेशन होगा ये हम बता पाएंगे। कितने मोल दोनों रिएक्टेंट्स के कंबाइन होंगे और कौन सा गैस कितना रेशियो में कंबाइन होगा, ये सब कौन डिसाइड करेगा? लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन डिसाइड करेगा। तो देखो, अपनी टेक्स्ट बुक में क्या लिखा हुआ है, कौन सा टॉपिक है ये? अपनी टेक्स्ट बुक का 1.4 है ये। हमारी टेक्स्ट बुक का ये कौन सा टॉपिक है? 1.4, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। द एलिमेंट कंबाइन विथ ईच अदर, द एलिमेंट कंबाइन विथ ईच अदर। देखो, एक एलिमेंट ए कंबाइन होता है एलिमेंट बी के साथ और क्या बन जाता है? कंपाउंड बन जाता है ए बी। तो एलिमेंट्स एक दूसरे में कंबाइन होकर क्या बनाते हैं? कंपाउंड बनाते हैं। एलिमेंट क्या करते हैं? कंपाउंड बनाते हैं। एलिमेंट्स मिक्स होके, ए बी एलिमेंट है, बी बी एलिमेंट है। ए बी क्या है? ए बी एक कंपाउंड है, ठीक है। ए बी क्या है? ए बी एक कंपाउंड है। समझ में आया क्या? देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है द एलिमेंट कंबाइन विथ ईच अदर, द एलिमेंट कंबाइन विथ ईच अदर, द एलिमेंट कंबाइन विथ ईच अदर एंड फॉर्म कंपाउंड्स। दिस प्रोसेस इज गवर्न्ड बाय 5 बेसिक लॉज डिस्कवर्ड बिफोर द नॉलेज ऑफ मॉलिकुलर फार्मूला। मॉलिकुलर फार्मूला के पहले ही हमने ये 5 लॉ बना दिए थे। तो ये लॉज बहुत ओल्ड हैं और बहुत पुराने लॉज हैं। उसमें से फर्स्ट लॉ है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या बोलता है? सम ऑफ मास ऑफ रिएक्टेंट, सम ऑफ मास ऑफ रिएक्टेंट, मतलब आप रिएक्टेंट में जो भी केमिकल पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनका मास इक्वल होगा सम ऑफ मास ऑफ प्रोडक्ट के, सम ऑफ मास ऑफ प्रोडक्ट। मतलब आपका जितना भी रिएक्टेंट का मास है और जितना भी प्रोडक्ट का मास है दोनों क्या होंगे? इक्वल होंगे। सम ऑफ मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू सम ऑफ मास ऑफ प्रोडक्ट। जैसे एग्जांपल ले लो, मैंने केमिकल ए लिया था, एलिमेंट ए, और इसको रिएक्ट कराया एलिमेंट बी के साथ। दोनों एलिमेंट हैं, दोनों रिएक्ट करने के बाद क्या बन गए? ए बी बन गए, ठीक है। तो जितना मास ए का होगा और जितना मास बी का होगा, दोनों को प्लस करोगे तो उतना ही मास ए बी का साथ में होगा। समझ में आया क्या? जैसे समझो इसका 10 ग्राम्स था, एलिमेंट ए कितना था? 10 ग्राम्स। एलिमेंट बी भी मैंने कितना लिया है? 10 ग्राम लिया है। तो इस तरफ कितना हो गया? 10 + 10 20 ग्राम्स। तो ये भी 20 ग्राम का ही होगा। मतलब जितना मास आप रिएक्टेंट में लोगे उतना मास का ही प्रोडक्ट बनेगा, फॉर्म होगा। ये किसने दिया था ये लॉ? ये लॉ दिया था एंटोनी लवॉइसर ने। किसने दिया था ये लॉ? एंटोनी लवॉइसर। इनका बर्थ कब हुआ था? 1743 और डेथ कब हुआ? 1794। देखो, डेट्स याद करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ नाम याद रखना है। अ फ्रेंच साइंटिस्ट is often referred to as the father of modern chemistry. Who is called as the father of modern chemistry? Sir Anthony Lavoisier. He carefully performed many experiments. इन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए
ऐसा एक एक्सपेरिमेंट से इन्होंने ये लॉ नहीं बनाया, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए थे, नेमली बर्निंग मतलब जलाना ऑफ फॉस्फोरस एंड मर्क्यूरी। देखो इनके एक्सपेरिमेंट बहुत सारे एलिमेंट्स के ऊपर थे, पर मुख्य तौर पे मेन एलिमेंट्स कौन कौन से थे, फॉस्फोरस और मर्क्यूरी। ज़्यादा एक्सपेरिमेंट इन्होंने फॉस्फोरस और मर्क्यूरी पे किया था, बोथ इन प्रेजेंस ऑफ एयर। अच्छा, किसके प्रेजेंस में इन्होंने रिएक्शन कराया था, एयर के प्रेजेंस में रिएक्शन कराया था। देखो इनको रिएक्शन कराने के बाद क्या मालूम पड़ा, इनको रिएक्शन कराने के बाद मालूम पड़ा कि दोनों एलिमेंट मतलब मर्क्यूरी और फॉस्फोरस दोनों एयर के साथ जब रिएक्शन करते हैं तो क्या हो जाता है, एयर की क्वांटिटी कम हो जाती है सराउंडिंग में। मतलब क्या होगा, जितना मास रिएक्टेंट में पार्टिसिपेट करेगा उतना ही मास फॉस्फोरस में बढ़ जाता है। जितना मास एयर में कम होता है उतना ही मास फॉस्फोरस में बढ़ जाता है। मतलब जितना रिएक्टेंट में मास रहेगा उतना ही प्रोडक्ट में भी मास रहेगा। चलो इसका एग्जांपल करते हैं। मैंने क्या किया है, मैंने यहाँ पे कार्बन लिया हुआ है, कार्बन, और मैंने इसको रिएक्शन कराया O2 के साथ। कार्बन प्लस O2 क्या है अपना ऑक्सीजन। तो क्या मिलेगा हमें, आपको पता है C प्लस O2 क्या देता है, CO2 देता है। C प्लस O2 क्या देगा, CO2 देगा। अब इसका मास चेक करते हैं। देखो हमें आपको पता है कार्बन का मास है 12, ऑक्सीजन अकेला है तो 16। तो यहाँ पे देखो कार्बन कितना है, एक ही है, तो यहाँ पर 12 हो गया। एक ऑक्सीजन का 16 है, माइंड यू यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है, तो यहाँ पे 16 इंटू 2 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 16 2 32। अब यहाँ पे आ जाओ CO2 में, यहाँ पे क्या हो गया, इसके पास कार्बन है तो 12 प्लस O2, एक ऑक्सीजन का 16, 2 ऑक्सीजन का 32, तो कितना हो गया इसका 32 हो गया। दोनों को प्लस करो, 12 प्लस 32 यहाँ पे 44 हो गया। अब चलो इन दोनों को प्लस कर लेते हैं, इसको भी और इसको भी, इसको प्लस करो, तो 12 प्लस 32 क्या आ गया 44। मतलब जितना रिएक्टेंट का मास था उतना ही प्रोडक्ट का भी मास आ गया। तो यहाँ पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या हो गया, वेरीफाइड हो गया। ठीक है, समझ में आया। लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, सॉरी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, मतलब मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल्स टू मास ऑफ प्रोडक्ट। अच्छा, ये लॉ देखो कितना पुराना है, बहुत पुराना है, 70s के टाइम का है, 1743 से 1794 का है। तो ये लॉ बहुत पुराना है। आज के जो केमिकल रिएक्शन है, कुछ देखो आज ये लॉ वैलिड नहीं है। क्यों, आज से भी केमिकल रिएक्शन होते हैं जिसमें ये वाला फॉर्मूला अप्लाई होता है, E इज इक्वल्स टू डेल्टा mc², मतलब कुछ मास एनर्जी के फॉर्म में बाहर चला जाता है, तो यहाँ पर मास का डिफरेंस आता है। इसलिए इस लॉ को आज के टाइम पे हम सही बोल सकते नहीं हैं, क्योंकि आज हमारे पास ऐसे भी केमिकल रिएक्शंस होते हैं जिसमें कुछ मास एनर्जी के फॉर्म में चला जाएगा और मास का रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में डिफरेंस आएगा। ओके, तो हमने आज क्या पढ़ा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। नेक्स्ट लॉ है लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। नेक्स्ट लॉ क्या बोल रहा है, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। एक केमिकल कंपाउंड में, इसका देखो लॉ क्या बोलना चाहता है, अ गिवन कंपाउंड ऑलवेज कंटेन, लॉ क्या बोल रहा है देखो, a given compound always contain exactly the same proportion of element by weight। मतलब एक केमिकल कंपाउंड जहां से भी बनाया हो उसके अंदर जो भी एलिमेंट होंगे वो हमेशा सेम होंगे। ओके, वो हमेशा क्या होंगे, सेम होंगे, और उनका फिक्स्ड रेशियो ऑफ मास हमेशा होगा। मतलब इसका मीनिंग क्या हुआ, मैंने अपने दोस्त को बोला कि वो क्या करे, सी वाटर लेके आए। कौन सा वाटर लेके आए, मेरा दोस्त क्या लेके आया, सी वाटर लेके आया। मेरा दोस्त क्या लेके आया, सी वाटर लेके आया। अच्छा, मेरा दूसरा दोस्त वो क्या लेके आया, रेन वाटर लेके आया। मेरा दूसरा दोस्त लेके आया रेन वाटर, और मैं लेके आया टेप वाटर, जो अपना नल का पानी है वो वाला वाटर, टेप वाटर। अब क्या हुआ, देखो इसमें और इसमें तीनों पानी ही है, रेन वाटर, सी वाटर। मैंने अपने दोस्त को, मेरा एक दोस्त ओके हाँ, मेरा एक दोस्त सी वाटर लेके आया, एक दोस्त रेन वाटर लेके आया, और मैं
टेप वाटर लेके आया। देखो, एक दोस्त सी वाटर लेके आया, एक दोस्त रेन वाटर लेके आया, मैं टेप वाटर लेके आया। अब मुझे बताओ इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो क्या होगा, इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो क्या होगा, इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो क्या होगा। अच्छा, अगर देखो, चाहे वो समुद्र का पानी हो, चाहे वो बारिश का पानी हो, चाहे वो नल का पानी हो, सब में वाटर का फॉर्मूला तो वही होगा, H2O H2O H2O। सही है। चाहे वो समुद्र का पानी हो, चाहे वो बारिश का पानी हो, चाहे वो नल का पानी हो, सब में केमिकल फॉर्मूला तो सेम ही रहने वाला है, H2O H2O H2O। अब बताओ हाइड्रोजन ऑक्सीजन का रेशियो यहाँ पर क्या होगा। हाइड्रोजन, अच्छा बता दूं मैं, हाइड्रोजन का जो मास होता है 1 होता है, ऑक्सीजन का पिछली बार बताया था 16 होता है। तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पर कितने हाइड्रोजन है, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे क्या होगा 2:16। यहाँ पर भी देखो 2 हाइड्रोजन है तो 2:16, यहाँ पर 2:16। इसको हम एक और तरह से लिख सकते हैं, इसको 2 से डिवाइड कर दो दोनों को तो 1:8, इसको भी 2 से डिवाइड कर दो 1:8, इसको भी 2 से डिवाइड कर दो 1:8। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि सोर्स कुछ भी होने दो, केमिकल का सोर्स कुछ भी होने दो, पर उसका जो केमिकल कॉम्पोजिशन होगा, केमिकल फॉर्मूला होगा, वो सेम ही होगा। चाहे आप पानी समुद्र से लाएं, चाहे बारिश से लेके आएँ, चाहे नल का पानी लें, वो सेम ही केमिकल कॉम्पोजिशन दिखाएगा। देखो यही बोलना चाहता है वो। अ गिवन कंपाउंड ऑलवेज कंटेन, हमेशा कंटेन करता है एग्जैक्टली द सेम प्रपोर्शन, हमेशा क्या कंटेन करेगा, सेम प्रपोर्शन ऑफ एलिमेंट बाय वेट, वेट के हिसाब से वो हमेशा क्या करेगा, सेम प्रपोर्शन ऑफ एलिमेंट को ही रखेगा। चाहे आप उसे नेचुरल मेथड से बनाओ, मतलब नेचुरल तरीके से, नेचर में लेके आओ, या फिर आप केमिकल रिएक्शन करके लेके आओ, किसी भी मेथड से लेके आओ किसी भी केमिकल को, पर वो हमेशा सेम प्रॉपर्टी, सेम केमिकल फॉर्मूला शो करेगा। कौन बोल रहा है ये, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। ये किसने दिया था, ये प्रोस्ट साहब ने दिया था। इसके पहले वाला किसने दिया था, एंटोनी लवेसर ने दिया था। लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन प्रोस्ट साहब ने दिया था। समझ में आया। इसका मतलब क्या, ओरिजिन कुछ भी होने दो, केमिकल का ओरिजिन कुछ भी होने दो, वो सब के सब कैसे रहेंगे, सेम ही रहेंगे। समझ में आया क्या। ओके, अब अपना नेक्स्ट लॉ है, नेक्स्ट लॉ क्या है, नेक्स्ट लॉ है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। नेक्स्ट लॉ क्या है, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन क्या बोल रहा है, देखो, व्हेन टू एलिमेंट्स, व्हेन मतलब जब दो एलिमेंट ए एंड बी, हमने क्या लिया, 2 एलिमेंट ले लिया ए और बी, फॉर्म मोर देन 1 कंपाउंड, एक से ज़्यादा कंपाउंड बनाते हो, मतलब ए और बी अलग अलग कॉम्बिनेशन करके एक से ज़्यादा कंपाउंड बनाते हो। द मास ऑफ एलिमेंट बी दैट कंबाइन विद द गिवन मास ऑफ एलिमेंट ए, गिवन मतलब फिक्स, हाँ, मतलब हम क्या कर रहे हैं, ए का जो मास है उसे फिक्स रख रहे हैं और बी के मास को चेंज कर रहे हैं। आर ऑलवेज इन द रेशियो ऑफ सिंपल होल नंबर, मतलब इनका जो रेशियो रहेगा वो हमेशा क्या रहेगा, सिंपल होल नंबर रहेगा। इसको एक बार पढ़ लेते हैं फिर से, चलो पढ़ लिया। बड़ा पेचीदा सा आपको डेफिनेशन समझ में लग रहा होगा ये, इसको हम मेरे साथ अच्छे से पढ़ेंगे। चलो मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग। यहाँ पर हम एग्जाम्पल लेंगे 2 एलिमेंट्स का, कौन कौन से, कार्बन ऑक्सीजन। कार्बन और ऑक्सीजन का हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, कार्बन और ऑक्सीजन का हम यहाँ पे एग्जाम्पल ले रहे हैं। तो मैंने क्या किया, 2 लिया, कार्बन ऑक्सीजन, ठीक है। एक से क्या बनेगा, एक से बनेगा CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, एक से बनेगा CO कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है। दोनों एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता, कार्बन डाइऑक्साइड भी एग्जिस्ट करता है, कार्बन मोनोऑक्साइड भी एग्जिस्ट करता है, ठीक है। दोनों को प्लस करके मैंने यहाँ पे लिया, ओके। कुछ डाउट है, नहीं। यहाँ पे देखो कार्बन एक ही है, बैलेंस है, पर यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पे ऑक्सीजन एक ही है, तो यहाँ पे मैंने 2 कर दिया, 2 ऑक्सीजन हो गया। अब ये बैलेंस हो गया और इसमें कोई बैलेंसिंग की जरूरत नहीं है, एक कार्बन एक ऑक्सीजन, ठीक है। अब देखो, अब इनका मास का कुछ कैलकुलेशन करते हैं। मैंने पढ़ा है ना, आपने पढ़ा है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पढ़ा है, तो यहाँ पे लगाते हैं उसको। देखो यहाँ पर क्या हुआ, कार्बन कितना है, कार्बन का मास कितना होता है 12, कार्बन का मास कितना होता है 12। अच्छा, ऑक्सीजन का मास कितना होता है 16, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16।
तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे 12 हो गया, यहाँ पर 16 था पर यहाँ पे इंटू 2 हो गया है, यहाँ पर 12 प्लस इंटू 2 प्लस इंटू 16, यही था। थोड़ा साफ साफ लिखते हैं। देखो क्या हुआ, मैंने कार्बन लिया, ऑक्सीजन लिया, कार्बन लिया, ऑक्सीजन लिया, दोनों को रिएक्ट कराया, एक से मुझे मिला CO2, एक से मुझे मिला कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, कार्बन का मास 12 होता है, ऑक्सीजन का मास 16 होता है। चलो अब मास के लिए करते हैं, इसको बैलेंस कर देते हैं। यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है, यहाँ पर हमने क्या किया, 2 ऑक्सीजन कर दिया। अब चलो कार्बन यहाँ पे 12 है, क्योंकि कार्बन का 12 मास होता, कार्बन का मास 12 होता है। ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है, तो एक ऑक्सीजन का 16 होता है, पर यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है, तो मल्टीप्लाई बाय 2 कितना हो गया, 32 हो गया। अब इसका देखो, इसका क्या है 12, इसका 12, और ऑक्सीजन कितना है, ऑक्सीजन का O2 मतलब 32, तो यहाँ पे 32 का रेशियो हो गया। मतलब CO2 में क्या होता है 12 में मास में देखो रेशियो कैसा है, 12 कार्बन का आ गया और O2 का 32 आ गया। अब यहाँ पे आओ, कार्बन का कितना होता है 12, ऑक्सीजन का एक ही ऑक्सीजन है यहाँ पर 16, तो यहाँ पे रेशियो क्या आ जाएगा, कार्बन का देखो कितना है 12 और रेस टू ऑक्सीजन का कितना है 16, तो यहाँ पे मैंने बना दिया। हमने देखो यहाँ पर तो इससे 2 प्रोडक्ट बने, एक CO2 और एक CO, एक कार्बन डाइऑक्साइड एक कार्बन मोनोऑक्साइड, 2 प्रोडक्ट बन गए, एक कार्बन डाइऑक्साइड और एक कार्बन मोनोऑक्साइड। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पर ऑक्सीजन का मास जो है वो डिफरेंट है, यहाँ पर 32 है, 32 ग्राम, यहाँ पर 16 ग्राम। यहाँ पे मैंने ऑक्सीजन के मास को चेंज किया पर कार्बन के मास को फिक्स रखा। मतलब एक केमिकल एक एलिमेंट का मास हम फिक्स रखेंगे, दूसरे वाले को चेंज करेंगे। एक को फिक्स रखा ना, देखो कार्बन 12 था, यहाँ पर भी 12 है, पर कौन चेंज हुआ, ऑक्सीजन चेंज हो गया। मतलब मैंने एक एलिमेंट को सेम मास से रखा, दूसरे एलिमेंट का मास क्या कर दिया, चेंज कर दिया। तब देखो हमें 2 अलग अलग प्रोडक्ट मिले कि नहीं, CO2 मिला और CO मिला। अब इनका रेशियो क्या है 12:32, क्योंकि कार्बन का 12 है, O2 का 32 है। इसमें देखो इनका रेशियो क्या है 12:16, क्योंकि कार्बन का 12 है, ऑक्सीजन का 16 है, कार्बन का 12 है और ऑक्सीजन का 16 है। तो क्या बोला उसने, अब आप क्या करो, ये जो पार्ट मिला ये वाला CO2 और ये जो CO2 और CO का पार्ट मिला, इसको क्या करो, इसका रेशियो लो। मतलब ये 2 रेशियो जो मिले इनका फर्दर रेशियो लो। तो रेशियो लेंगे कैसे होगा, देखो क्या क्या दिया है, फिर से क्या करना है, इनका फर्दर रेशियो लेना है हमको, आगे भी इनका रेशियो हमको लेना है। तो कैसे हो जाएगा 12:32:12:16। ठीक है, इसको पेज के बाहर जा रहा है, अगले पेज में करते हैं। देखो क्या क्या आया था 12/32, यही था पहला वाला रेशियो। इसका एक और नीचे रेशियो लो 12/16। ठीक है, तो एज पर लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, जब आप 2 कंपाउंड्स जो मिले CO2 और CO, इन दोनों का रेशियो लोगे तो आपको स्मॉल होल नंबर मिलेगा। क्या मिलेगा, स्मॉल होल नंबर मिलेगा। चलो करते हैं इसको, 12 से 12 कैंसिल हो गया, ये 16 ऊपर आ जाएगा, तो 16/32 हो गया, 1 ज़ा 2 ज़ा, देखो 1/2 आ गया ना। ये एक स्मॉल होल नंबर है कि नहीं, है स्मॉल होल नंबर, तो यहाँ पर ये लॉ क्या हो गया, प्रूफ हो गया। देखो फिर से इसको पढ़ो, व्हेन टू एलिमेंट्स कार्बन और ऑक्सीजन, यहाँ पे A और B दिया है, हम कार्बन और ऑक्सीजन लेके सॉल्व किए हैं। कार्बन और ऑक्सीजन फॉर्म्स मोर देन 1 कंपाउंड, CO2 एंड कार्बन मोनोऑक्साइड, याद है, देखो CO2 बनाया और कार्बन मोनोऑक्साइड बनाया। द मास ऑफ एलिमेंट B दैट कंबाइन विद द गिवन मतलब क्या समझेंगे हम लोग, फिक्स। देखो फिक्स, एक को फिक्स किया ना, कार्बन को देखो यहाँ पर कार्बन का मास यहाँ पर भी 12 था, यहाँ पर भी 12 था, एक को फिक्स कर दिया, दूसरे को चेंज कर रहे हैं, यहाँ पे 32 लिया, यहाँ पे 16 लिया। गिवन मास ऑफ ए आर ऑलवेज इन द रेशियो, हमेशा देखो जो प्रोडक्ट बन रहा है 12:32 और 12:16, इनका अगर आप रेशियो लोगे, जो प्रोडक्ट का है उनका रेशियो लोगे, तो वो क्या देगा, इज द रेशियो इन द रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर। क्या मिलेगा आपको, स्मॉल होल नंबर मिलेगा। देखो यहाँ पर रेशियो मिला नहीं, 1/2 क्या है, स्मॉल होल नंबर है। ये लॉ बोलना चाहता है, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन का ये प्रूफ है। चलो एक और एग्जांपल ले लेते हैं, एक और एग्जांपल यहाँ पे कर लेते हैं हम लोग। क्या दिया एग्जांपल में, अब हम क्या लेते हैं, एक काम करते हैं, 2 H2O, ये H2O क्या है, वाटर, इसी का दूसरा कंपाउंड H2O2,
इसको क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। क्या बोलते हैं इसको, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। ठीक है, ये वाटर है H2O और ये H2O2 हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। ठीक है, अब इन दोनों कैसे बने रहेंगे, मैंने हाइड्रोजन लिया था, ऑक्सीजन लिया था, हाइड्रोजन लिया था, ऑक्सीजन लिया था, एक से क्या बन गया H2O, एक से क्या बन गया H2O2। ठीक है, बैलेंसिंग कर दो, यहाँ पर दो, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन यहाँ पे कर दिया, यहाँ पे भी 2 हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन यहाँ पे किया, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है, 2 ऑक्सीजन यहाँ पे कर दिया। ठीक है, तो हाइड्रोजन का मास कितना होता है, तो हाइड्रोजन का यहाँ पे मास कितना आएगा, हाइड्रोजन का मास कितना होता है 1, ऑक्सीजन का 16, पर यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा 16 आएगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पर भी 2 ही हाइड्रोजन है तो ये 2 ही है, 2 ग्राम, और यहाँ पे देखो 16 और पर 2 है यहाँ पर ऑक्सीजन, तो यहाँ पे 32 हो जाएगा। ठीक है, देखो हमने क्या किया, फिर से एक को फिक्स रख दिया कि नहीं रख दिया। यहाँ पे देखो हाइड्रोजन का अभी भी 2 है, हाइड्रोजन का अभी भी 2, फिक्स होना चाहिए, 1 हो 2 हो 3 हो कुछ भी हो पर फिक्स हो। जैसे यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी 2 है, तो ये फिक्स हो गया। क्या चेंज हो गया, ऑक्सीजन चेंज हो गया, यहाँ पे 16 था, यहाँ पे 32 हो गया। ठीक है, 16 यहाँ था, यहाँ पे 32 हो गया। अब इसका रेशियो लो, तो यहाँ पर हाइड्रोजन का रेशियो कितना आएगा 2 और ऑक्सीजन कितना आएगा 16। यहाँ पे हाइड्रोजन कितना आएगा 2, ऑक्सीजन का कितना आएगा 32। ठीक है, यहाँ पे क्या मिला 2^16, यहाँ पे क्या मिला 2^32। तो यहाँ पर मैंने क्या लिया था H2O, इसका कितना मिला 2^16, और क्या था H2O2, यहाँ पे क्या मिला 2^32। अब इन दोनों का साथ में रेशियो लो, इन दोनों क्या करो साथ में रेशियो लो, तो 2/16 अपॉन 2/32, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, 32 ऊपर आ जाएगा, 32/16। अब इसको कट कर दो, तो क्या है 2^1 आया। ये क्या सिंपल स्मॉल होल नंबर है क्या, हाँ ये स्मॉल होल नंबर है, तो यहाँ पर इसका सेकंड प्रूफ हो गया। समझ में आया क्या ये लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन। कुछ डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में डाउट पूछ सकते हैं, मैं ज़रूर उसे अगले लेक्चर में ज़रूर क्लियर करूँगा। तो हमारा फोर्थ लॉ क्या है, गे-लुसेक लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम। This law was put forth by Gay-Lussac in 1808. The law states that when gases combine or are produced in a chemical reaction, they do so in a simple ratio by volume, provided all gases are at same temperature and pressure. अच्छा, इनका जो लॉ था, ये जो लॉ है गे-लुसेक लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम, ये सिर्फ गैसेस पर अप्लाई होता है, या फिर रिएक्शन में जो प्रोडक्ट बन रहा है उसमें जो गैसियस प्रोडक्ट है उस पर ही अप्लाई होगा, ये लिक्विड प्रोडक्ट पे या फिर सॉलिड प्रोडक्ट पे अप्लाई होता नहीं है। फॉर एग्जांपल देखो यहाँ पे मैंने क्या लिया है, यहाँ पर मैंने समझो मैंने H2 लिया है, हाइड्रोजन गैस के फॉर्म में है, इसको मैंने रिएक्शन कराया क्लोरीन के साथ जो है गैस के फॉर्म में Cl2, तो क्या बन जाएगा H+Cl, HCl बन जाएगा, और वो भी किस में है गैस फॉर्म में। ठीक है, थोड़ा बैलेंस कर दो, देखो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पे एक ही हाइड्रोजन है, तो मल्टीप्लाई बाय 2 कर दिया, तो ये पूरा बैलेंस हो गया। तो देखो कितना हाइड्रोजन रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है, 1 हाइड्रोजन पार्टिसिपेट कर रहा है H2 1। अच्छा, क्लोरीन कितना पार्टिसिपेट कर रहा है, ये भी 1 कर रहा है, दोनों 1 1 मिलके कितना बन रहे हैं, कितना HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड बन रहे हैं, 2 हाइड्रोक्लोरिक एसिड बन रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या देखा मैंने, यहाँ पे देखो मैंने मोल्स को मैंने क्या देखो, यहाँ पे कुछ नहीं था तो 1 मोल, यहाँ पे कुछ नहीं था तो 1 मोल, यहाँ पे 2, तो मैंने मोल्स को वॉल्यूम से कोरिलेट कर दिया। यहाँ पर 1 मोल है तो यहाँ पे मैंने 1 वॉल्यूम ले लिया, यहाँ पे 1 मोल है यहाँ पे 1 वॉल्यूम ले लिया, यहाँ पे 2 मोल थे यहाँ पे 2 वॉल्यूम ले लिया। अगर सोचो मेरे पास 20 मिलीलीटर H2 है, क्या 20 मिलीलीटर H2 है और 20 मिलीलीटर Cl2 है, क्लोरीन है, मतलब 20 मिलीलीटर हाइड्रोजन है, 20 मिलीलीटर क्लोरीन है, तो बताओ HCl कितना बनेगा। यहाँ पे देखो 2 है ना, तो 20 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ गया 40 मिलीलीटर, मेरे पास क्या बन जाएगा HCl बन जाएगा। यही लॉ इन्होंने दिया था कि आप क्या कर सकते हो, मोल को वॉल्यूम से कोरिलेट कर सकते हो। चलो अब अगला क्वेश्चन करते हैं, क्या कर रहे थे क्वेश्चन देखो, व्हेन, ये क्या है क्वेश्चन इस पर, व्हेन 100 मिलीलीटर ऑफ क्या मीथेन CH4 मीथेन बर्न्स, इट प्रोड्यूस
CO2 एंड वाटर H2O, वाटर H2O। अच्छा, हमें क्या करना है, फाइंड वॉल्यूम ऑफ O2 रिक्वायर्ड एंड CO2 प्रोड्यूस्ड। मतलब हमें क्या निकालना, देखो हमने क्या किया, हमने 100 मिलीलीटर मीथेन को क्या किया, बर्न किया, तो हमें क्या मिला, CO2 और H2O मिला, वाटर मिला। अब आपको बताओ कि ये जो प्रोसेस है इसमें कितना वॉल्यूम ऑक्सीजन लगेगा और कितना वॉल्यूम CO2 प्रोड्यूस होगा। क्वेश्चन समझ में आया? चलो अब आगे करते हैं सॉल्व। तो कैसे सॉल्व होगा, देखो पहले तो आपको केमिकल रिएक्शन लिखना आना चाहिए इसका। मीथेन CH4 हो गया, इसको हमने बर्न किया है, बर्न किसके प्रेजेंस में करेंगे, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में करेंगे, तो O2। इससे क्या बनेगा, इससे बनेगा अपना CO2 और क्या बनेगा, वाटर बनेगा, और क्या बनेगा, हीट बनेगा। CO2 वाटर और हीट, CO2 वाटर और हीट, कंबशन रिएक्शन में ये होता है ना, CO2 वाटर हीट बनता है। ठीक है, इसको थोड़ा बैलेंस करते हैं। यहाँ पे एक ही कार्बन, यहाँ पे एक कार्बन, यहाँ पे 4 हाइड्रोजन, यहाँ पे 2 ही हाइड्रोजन, तो यहाँ मैंने 2 से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये क्या हो गया, बैलेंस हो गया, पर यहाँ पे ऑक्सीजन बढ़ गया। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने फिर से 2 लिख दिया। ठीक है, अब ये पूरा रिएक्शन क्या हो गया, बैलेंस हो गया। अच्छा, इसमें देखो ये गैसियस है, मीथेन गैस होता है, O2 भी गैस फॉर्म में है, CO2 भी गैस फॉर्म में, पर जो पानी बनता है वो लिक्विड फॉर्म में होता है। तो ये जो पानी है, पानी का हम वॉल्यूम नहीं ढूंढ सकते, पानी का हम वॉल्यूम इस वाले मेथड से नहीं ढूंढ सकते, क्योंकि गे लुईसेक लॉ सिर्फ गैसियस पे लगता है, लिक्विड पे नहीं लगता। ठीक है, देखो एक वॉल्यूम मीथेन कंबाइन हो रहा है, दो वॉल्यूम CO2 के साथ बन रहा है एक वॉल्यूम CO2। सही है, देखो यहाँ पर कुछ नहीं लिखा है, तो 1, तो 1 मोल से 1 वॉल्यूम, 2 मोल से 2 वॉल्यूम, और 1 से फिर 1 वॉल्यूम। हमारे पास कितना मीथेन है, 100 मिलीलीटर मीथेन है। कितना मीथेन है हमारे पास, 100 मिलीलीटर मीथेन है। ठीक है, अगर 100 मिलीलीटर मीथेन है तो इसको रिएक्ट करने के लिए कितना O2 लगेगा। जब एक वॉल्यूम था तो कितना लग रहा था, 2 वॉल्यूम लग रहा था ना। 1 लीटर होता तो 2 लीटर लगता, तो 100 मिलीलीटर है तो कितना लगेगा, 200 मिलीलीटर लगेगा। भाई इसका 1 वॉल्यूम तो इसका दुगना हो रहा है, 2 वॉल्यूम, तो यहाँ पे 100 मिलीलीटर क्या हो जाएगा, 200 मिलीलीटर हो जाएगा। अच्छा, दोनों रिएक्ट करके कितना बन रहे हैं, 1 वॉल्यूम बन रहे हैं, तो मतलब दोनों रिएक्ट करने के बाद कितना बनेगा, 100 मिलीलीटर बनेगा। तो O2 कितना कंज्यूम होगा, 200 मिलीलीटर O2 कंज्यूम होगा। बनेगा कितना CO2, 100 मिलीलीटर CO2 बन जाएगा। तो बाकी ऑक्सीजन किधर गया, बाकी ऑक्सीजन ये वाटर के साथ चला गया, जो लिक्विड फॉर्म में है, हम इसका ढूंढ सकते नहीं है। समझ में आया क्वेश्चन? चलो अब दूसरा क्वेश्चन करते हैं। इसी गे लुईसेक पे दूसरा क्वेश्चन, सेकेंड क्वेश्चन क्या कर रहे हैं हम, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, देखो हमें 60 मिलीलीटर N2 मतलब नाइट्रोजन गैस दिया हुआ है। अच्छा, इसको और क्या दिया हुआ है, 60 मिलीलीटर H2 मतलब हाइड्रोजन गैस दिया हुआ है। ठीक है, 60 मिलीलीटर नाइट्रोजन गैस, 60 मिलीलीटर हाइड्रोजन गैस, दोनों को कंबाइन किया गया है। अच्छा, रिजल्टेंट मिक्सचर का कॉम्पोजिशन क्या होगा, रिजल्टेंट मिक्सचर का कॉम्पोजिशन क्या होगा, हमें ये बताना है। रिजल्टेंट मिक्सचर का कॉम्पोजिशन क्या होगा, हमें ये बताना है। चलो सॉल्व करते हैं। पहले तो केमिकल रिएक्शन लिखना आना चाहिए, तो क्या हो जाएगा, N2 नाइट्रोजन कंबाइन होगा H2 के साथ, हाइड्रोजन के साथ, क्या देगा, N2 प्लस H2 क्या बनता है, अमोनिया NH3। थोड़ा बैलेंस कर दो, देखो यहाँ पे 2 नाइट्रोजन है, यहाँ पे एक ही नाइट्रोजन है, तो यहाँ से 2 पे मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ पे अब हाइड्रोजन 6 हो गया, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 ही है, तो यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये क्या हो गया, बैलेंस हो गया। ठीक है, तो 1 वॉल्यूम नाइट्रोजन कंबाइन हो रहा है 3 वॉल्यूम हाइड्रोजन के साथ, क्या बनाने के लिए, 2 वॉल्यूम अमोनिया बनाने के लिए। सही है, 1 वॉल्यूम नाइट्रोजन कंबाइन हो रहा है 3 वॉल्यूम हाइड्रोजन के साथ, कंबाइन होकर क्या बना रहा है, 2 वॉल्यूम अमोनिया। ठीक है, चलो सॉल्व करते हैं। हमारे पास नाइट्रोजन कितना है, क्वेश्चन में देखो नाइट्रोजन कितना दिया हुआ है, नाइट्रोजन दिया हुआ है 60 मिलीलीटर। नाइट्रोजन कितना दिया हुआ है, 60 मिलीलीटर। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 60 मिलीलीटर पुट करेंगे। जब 1 वॉल्यूम था तो इसका हाइड्रोजन कितना लग रहा था, 1 का 3 गुना,
तो यहाँ पे 60 मिलीलीटर नाइट्रोजन है, तो 60 का 3 गुना कितना होगा 180 मिलीलीटर। पर क्या हमारे पास 180 मिलीलीटर है क्या, 180 मिलीलीटर है क्या, नहीं है। इसको बोलते हैं लिमिटिंग कंडीशन। लिमिटिंग कंडीशन मतलब अलग हमें चाहिए पूरा सेटिस्फाई करने के लिए 180 मिलीलीटर, पर है कितना है 60 मिलीलीटर। तो अब क्या करना पड़ेगा, हमें अपना अप्रोच चेंज करना पड़ेगा। अप्रोच चेंज करने के लिए मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, हमें अपना यहाँ पर अप्रोच क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। अप्रोच चेंज करने का मतलब क्या हो गया, तो अप्रोच चेंज करने का मतलब क्या हुआ, अप्रोच चेंज करने का मतलब पिछली बार हमने नाइट्रोजन के हिसाब से यहाँ पे कैलकुलेशन में रखने की कोशिश की थी, पर यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे हमने 60 रखा था, 60 मिलीलीटर, पर उसके लिए हमें कितना चाहिए हाइड्रोजन 180 मिलीलीटर, पर हमारे पास कितना है 60 मिलीलीटर। तो अब क्या कर रहे हैं हम लोग, इस वाले को जो कम पड़ रहा है उसकी जगह पे रख के देख रहे हैं, तो ये 60 मिलीलीटर है हमारे पास, ठीक है। अगर ये 60 मिलीलीटर है तो इसको तो इसका 1/3 चाहिए, देखो ये कितना होना चाहिए, ये 3 गुना होना चाहिए। तो यहाँ पे 60 मिलीलीटर हो गया 3 गुना, तो इसका 1 गुना कितना होगा, 60 का 1/3 कितना होगा 20, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 20 मिलीलीटर। मतलब 20 मिलीलीटर नाइट्रोजन कंबाइन होगा 60 मिलीलीटर हाइड्रोजन के साथ, तो क्या बनेगा 40 मिलीलीटर अमोनिया, क्योंकि यहाँ पे देखो 2 है, तो ये 1 गुना हो गया 20, इसका 3 गुना हाइड्रोजन लगेगा और उसका 2 गुना अमोनिया बनेगा, मतलब 40 मिलीलीटर। ऐसे आपको सोचना पड़ेगा, ठीक है। तो रिएक्शन का रिजल्ट क्या आया, रिजल्ट में ये आया कि रिएक्शन में हमें अमोनिया मिला 40 मिलीलीटर। रिएक्शन में हमें अमोनिया कितना मिला, रिएक्शन में अमोनिया हमको मिला, अमोनिया हमको मिला, हाँ अमोनिया हमको मिला कितना 40 मिलीलीटर। और अनरिएक्टेड मतलब जिसने रिएक्शन ही नहीं किया, अनरिएक्टेड नाइट्रोजन कितना मिला 20, यहाँ पे खर्च हो गया, कितना बचा 40 मिलीलीटर हमारे पास नाइट्रोजन बच गया। ये है गे-लुईसेक लॉ, ठीक है, समझ में आया। नेक्स्ट लॉ है हमारे पास, नेक्स्ट एंड लास्ट लॉ, फिफ्थ लॉ, एवोगैड्रो लॉ। एवोगैड्रो लॉ in 1811 Avogadro proposed that equal volume of all gases at same temperature and pressure contain equal number of molecule। एवोगैड्रो ने क्या बोला, टेम्परेचर अगर इफ टेम्परेचर को और प्रेशर को, मतलब टेम्परेचर और प्रेशर क्या हो, सेम हो, कांस्टेंट हो, अनचेंज हो, आप कुछ भी बोल सकते हो, सेम बोलो, कांस्टेंट बोलो, अनचेंज बोलो। अगर टेम्परेचर और प्रेशर सेम होते हैं, अगर टेम्परेचर और प्रेशर सेम होते हैं तो क्या होगा, इक्वल वॉल्यूम। मैंने 2 कंटेनर लिए, दोनों का कंटेनर का वॉल्यूम 1 लीटर ही है, ठीक है, दोनों कंटेनर का वॉल्यूम क्या है 1 लीटर। तो क्या बोला था एवोगैड्रो ने, सेम टेम्परेचर होना चाहिए और सेम प्रेशर होना चाहिए। अगर टेम्परेचर और प्रेशर सेम है तो इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। मतलब यहाँ पर अगर मैं हाइड्रोजन गैस ले लूँ और यहाँ पे मैं ऑक्सीजन गैस ले लूँ और इनका जो वॉल्यूम है वो सेम है, तो क्या क्या होना चाहिए, टेम्परेचर प्रेशर सेम होना चाहिए, इक्वल वॉल्यूम होना चाहिए। अगर टेम्परेचर प्रेशर सेम है और इक्वल वॉल्यूम है तो इन दोनों का नंबर ऑफ मॉलिक्यूल क्या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल क्या होगा, सेम होगा। ये किसने बोला था, एवोगैड्रो ने बोला था। मतलब क्या बोला था इन्होंने, अगर टेम्परेचर और प्रेशर दोनों के लिए सेम होना चाहिए, टेम्परेचर प्रेशर दोनों के लिए सेम होना चाहिए, उनका वॉल्यूम सेम होना चाहिए, 1 लीटर। अगर टेम्परेचर प्रेशर सेम है और दोनों गैसेस का वॉल्यूम सेम है तो दोनों गैसेस के अंदर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, सेम होंगे, इररिस्पेक्टिव ऑफ उनका केमिकल फॉर्मूला कुछ भी होने दो। अगर टेम्परेचर प्रेशर सेम है और वॉल्यूम सेम है तो उनके अंदर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल भी सेम ही होगा। ये किसने बताया था, एवोगैड्रो साहब ने बताया था। क्या बोला था इन्होंने, टेम्परेचर और प्रेशर क्या होने चाहिए, रिमेन कांस्टेंट। टेम्परेचर प्रेशर क्या होना चाहिए, कांस्टेंट रहना चाहिए। अगर टेम्परेचर प्रेशर कांस्टेंट है देन इक्वल वॉल्यूम ऑफ
ऑल गैसेस कंटेन इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस, मतलब वॉल्यूम अगर इक्वल है, तीन चीज़ें कंडीशन है, टेम्परेचर प्रेशर कांस्टेंट होना चाहिए और वॉल्यूम सेम होना चाहिए। ऑल गैसेस कंटेन, अच्छा ये भी गैस पे ही लगेगा, ऑल गैसेस कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, मतलब ये जो एवोगैड्रो लॉ है ये भी किस पे अप्लाई होता है, सिर्फ गैसेस पर ही अप्लाई होगा। ठीक है, सोचो अगर मैंने आपको दे दिया यहाँ पर 100 मिलीलीटर 100 मिलीलीटर H2, अब मैंने बोला इसका नंबर ऑफ मॉलिक्यूल X है, ठीक है, तो आप गेस करो कि यहाँ पर 100 मिलीलीटर O2 का वॉल्यूम क्या, O2 का नंबर ऑफ मॉलिक्यूल क्या होगा। अच्छा टेम्परेचर एंड प्रेशर क्या है, सेम है दोनों के लिए, टेम्परेचर प्रेशर सेम है। एक ही कंटेनर लिया है मैंने, एक कंटेनर लिया था, उसी कंटेनर में पहले मैंने हाइड्रोजन रखा, उसी कंटेनर में मैंने बाद में ऑक्सीजन रखा, उसका वॉल्यूम कितना है 100 मिलीलीटर इसका वॉल्यूम है। पहले हाइड्रोजन रखा, फिर उसी को उस हाइड्रोजन निकाल के साफ करके फिर O2 डाल दिया इसके अंदर। तो ठीक है, देखो मैंने टेम्परेचर प्रेशर सेम रखा हुआ है, वॉल्यूम सेम है, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल क्या होना चाहिए, सेम। अगर H2 का नंबर ऑफ मॉलिक्यूल X है तो O2 का भी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल क्या होगा, X ही होगा। इसी तरह अगर मैं बोलूँ कि 100 मिलीलीटर अमोनिया का बताओ, इसी कंटेनर में रखा था, टेम्परेचर प्रेशर सेम था, इसी कंटेनर में पहले मैंने हाइड्रोजन को रखा, उसके बाद मैंने O2 को रखा, उसके बाद मैंने अमोनिया का रखा, तो कंटेनर सेम है मतलब वॉल्यूम सेम है, टेम्परेचर प्रेशर सेम ही है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इसके भी क्या हो जाएंगे, X ही होंगे। समझ में आया बात। तो यहाँ पे क्या हो गया, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल को हमने किससे कोरिलेट कर दिया, वॉल्यूम से कोरिलेट कर दिया। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल को किससे कोरिलेट कर दिया हमने, वॉल्यूम से कोरिलेट कर दिया। तो हम बोल सकते हैं कि वॉल्यूम ऑफ गैसेस, अच्छा किसी का भी नहीं, गैसेस का वॉल्यूम होना चाहिए, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। अगर वॉल्यूम बढ़ेगा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बढ़ेंगे। चलो क्वेश्चन करते हैं कुछ। मैंने आपको बोल दिया कि 100 मिलीलीटर अमोनिया की गैस है, NH4 गैस, इसके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल Y है, Y मॉलिक्यूल, इसके मॉलिक्यूल कितने हैं, Y हैं, इसके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हैं, Y। 100 मिलीलीटर अमोनिया है, उसके मॉलिक्यूल कितने हैं, Y। तो 100 मिलीलीटर ऑफ CO2, ये भी गैस के फॉर्म में है, इसके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कितने होंगे। इसके बाद 50 मिलीलीटर ऑफ CO2, ये भी गैस के फॉर्म में है, इसके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल क्या होंगे। ठीक है, 200 मिलीलीटर ऑफ नाइट्रोजन गैस के फॉर्म में है, इसके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल क्या होंगे। उसके बाद 100 मिलीलीटर ऑफ नाइट्रोजन, इसके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल क्या होंगे। सीधी सीधी बात है, अगर वॉल्यूम सेम है, टेम्परेचर प्रेशर सेम रखा ही है हमने और वॉल्यूम सेम है, तो इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल यहाँ पर भी होगा, यहाँ पे भी Y मॉलिक्यूल हो जाएगा। हमने क्या किया, वॉल्यूम आधा कर दिया, वॉल्यूम को क्या कर दिया, आधा कर दिया, और वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। अगर वॉल्यूम आधा हो गया तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल भी क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा, तो Y/2 क्यों आया, समझ में आया क्या। वॉल्यूम को हमने हाफ किया, वॉल्यूम को हाफ करने का मतलब 1/2 किया, तो मैंने क्या किया, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल भी क्या हो जाएंगे, 1/2 हो जाएंगे। अच्छा देखो, वॉल्यूम को दुगना कर दिया, × 2 कर दिया, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल भी क्या हो जाएंगे, × 2 हो जाएंगे। यहाँ पे देखो 100 मिलीलीटर वही सेम चीज़ है, तो यहाँ पर भी Y आ जाएगा। तो यहाँ पे हमने लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस, पांचों लॉ हमने यहाँ पर स्टडी कर लिए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करो। थैंक यू।